Hello, good morning students. Today we will discuss about chapter 6 of history, colonialism and the city. The story of an imperial capital. ये एक शाही जो कैपिटल होती है उसकी कहानी होती है. So now let's start the chapter. What happens to city under colonial rule? कि जो कॉलोनियल रूल होता है उसमें शहरों का क्या हुआ. तो यहाँ पर हम चैप्टर को रीड करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे. यू हैव सीन हाउ लाइफ इन द कंट्री साइड चेंज आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर. व्हाट हैपन टू द सिटी ड्यूरिंग द सेम पीरियड. कि आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश पावर की स्थापना के बाद गाँव का जो जीवन था किस तरह से चेंज हो गया. तो शहरों का इसी समय शहरों में क्या हो रहा था ये किसके ऊपर डिपेंड करता है. व्हाट हैपन टू द city during the same period, the answer will depend on the kind of towns or city we are discussing. तो किसके ऊपर इस बात का जो जवाब है किस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के कस्बे या शहर की चर्चा कर रहे हैं. द हिस्ट्री ऑफ ए टेम्पल टाउन लाइक मदुरई विल नॉट बी द सेम एज दैट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग टाउन लाइक ढाका और ए पोर्ट लाइक सूरत और टाउन्स दैट सिमल्टेनियसली सर्व्ड मैनी डिफरेंट फंक्शंस. इट मीन्स के मदुरई जैसे जो मंदिर थे, मदुरई जैसे मंदिरों के शहर का इतिहास, ढाका जैसे मैन्युफैक्चरिंग शहर या सूरत जैसे जो पोर्ट्स होते या एक साथ कई तरह के काम करने वाले जो कस्बे होते थे उनसे बिल्कुल अलग मिलेगा. इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड मॉडर्न सिटीज़ अमर्ज विद इंडस्ट्रियलाइजेशन. कि जो ज़्यादातर जो पश्चिमी विश्व होता है, ज़्यादातर जो वेस्टर्न वर्ल्ड होता है उसके मोस्टली पार्ट्स के अंदर आधुनिक शहर का इंडस्ट्रियलाइजेशन एक साथ सामने आता है. इन ब्रिटेन इंडस्ट्रियल सिटी लाइक लीड्स एंड मैनचेस्टर ग्रीव रैपिडली इन द 19th and 12th century as more as people shout jobs, housing and other facility in these places. कि ब्रिटेन में क्या होता है कि इंडस्ट्रियल सिटीज़ जैसे कि लीड्स और मैनचेस्टर जो होता है ये रैपिडली ग्रीव करती है 19th और 12th सेंचुरी के अंदर. क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे यहाँ पर वो जॉब की तलाश में, मकान की तलाश में और अन्य जो दूसरी फैसिलिटीज़ होती है उनकी तलाश में वो शहरों की तरफ आ रहे थे. हाउएवर अनलाइक वेस्टर्न यूरोप इंडियन सिटी डिड नॉट एक्सपेंड एज रैपिडली इन द 19th century. व्हाई वाज सो. हालांकि क्या होता है कि ये जो भारतीय शहर होते हैं 19वीं जो शताब्दी होती है 19th सेंचुरी के अंदर जो भारतीय शहर होते थे वो जो वेस्टर्न यूरोप होता है उनके शहरों की तरह तेज़ी से नहीं फैले, रैपिडली एक्सपेंड नहीं हुए. इसका क्या कारण था, ऐसा क्यों हुआ. तो इसका हम रीज़न जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है या ऐसा क्यों हुआ कि ये जो शहर थे बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनके कंपैरिजन में ज़्यादा नहीं फैले. इन द लेट 18th century, Calcutta, Bombay and Madras rose in importance as presidency city. They become the center of British power in the different regions of the India. क्या होता है कि 18वीं शताब्दी के आखिर में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास ये एक इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेज़ी से बढ़ रहे थे. और क्या दिखा रहा था ये शहर भारत में जो ब्रिटिश पावर होती है, ब्रिटिश पावर के ये सेंटर बन गए. एट द सेम टाइम ए होस्ट ऑफ स्मॉलर सिटीज़ डिक्लाइन. और उसी समय बहुत सारे जो दूसरे शहर थे वो डिक्लाइन हो गए. मैनी टाउन्स मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलाइज गुड्स डिक्लाइन ड्यू टू ए ड्रॉप इन द डिमांड फॉर व्हाट दे प्रोड्यूस. जो खास चीज़ें होती थी प्रोडक्शन वाली बहुत सारे शहर इसलिए पिछड़ने लगे क्योंकि वहाँ जो चीज़ें बनती थी उनकी जो मांग थी वो घट गई थी. ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स एंड पोर्ट्स कुड नॉट सर्वाइव. जो पुराने ट्रेडिंग सेंटर्स थे और पोर्ट्स थे वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे. व्हेन द फ्लो ऑफ ट्रेड मूव टू न्यू सेंटर्स. क्योंकि जो न्यू सेंटर्स थे वो फ्लो करने लगे थे, वो आगे बढ़ रहे थे.
सिमिलरली अर्ली सेंटर्स ऑफ रीजनल पावर कोलैप्स्ड। सेम उसी तरह जो अर्लियर सेंटर्स थे रीजनल पावर के, वो धीरे धीरे कोलैप्स्ड होने शुरू हो गए। व्हेन लोकल रूलर्स वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश, जब लोकल जो रूलर्स थे उनको अंग्रेज़ों ने डिफीट कर दिया था। एंड न्यू सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अमर्ज, और उसके बाद नए जो सेंटर्स थे वो अमर्ज होने शुरू हो गए। दिस प्रोसेस इज ऑफन डिस्क्राइब एज डी अर्बनाइजेशन। ये जो प्रोसेस था इसको अक्सर डी अर्बनाइजेशन के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। सिटीज सच एज मछलीपट्टनम, सूरत एंड श्रीरंगपट्टनम वर डी अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के अंदर मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम जो थे ये डी अर्बनाइजेशन शहर होते थे। बाय द अर्ली 12th सेंचुरी ओनली 11% ऑफ इंडियन वर लिविंग इन सिटीज़। कि 12th सेंचुरी के दौरान क्या होता है कि 11% जो इंडियन थे वो शहरों के अंदर रहते। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रेसिडेंसी जो होती है उसका क्या मीनिंग होता है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज कॉलोनियल इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 3 प्रेसिडेंसी, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल, विच डेवलप फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनीज फैक्ट्रीज ट्रेडिंग पोस्ट ऑफ सूरत, मद्रास एंड कैलकाटा। कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी सुविधा के लिहाज से क्या होता है कि जो कॉलोनियल के रूप में कॉलोनियल के पर्पज से भारत को 3 प्रेसिडेंसी में बांट दिया गया था, बम्बई, मद्रास और बंगाल। तो ये तीनों जो प्रेसिडेंसी होती है सूरत, मद्रास और कलकत्ता में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्रियाँ होती थी उनको ध्यान में रखकर बनाई गई थी। तो इस तरह से प्रेसिडेंसी बनती है। नेक्स्ट होता है द हिस्टोरिकल इंपीरियल सिटी ऑफ दिल्ली बिकम ए डस्टी प्रोविजनल टाउन इन द 19th सेंचुरी बिफोर इट वाज रिबिल्ड एज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया आफ्टर 1912। क्या होता है कि जो दिल्ली होती है आपकी ऐतिहासिक शहर जो होता है दिल्ली, वो 19th सेंचुरी के अंदर एक डस्टी प्रोविजनल टाउन होता है, एक धूल भरा कस्बा था। परंतु 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनने के बाद इसमें जान आ गई, दोबारा से ये नया बन गया। लेट अस लुक एट द स्टोरी ऑफ दिल्ली टू सी व्हाट हैपन टू इट अंडर कॉलोनियल रूल। आइए हम दिल्ली की कहानी को देखकर समझें कि जो ये कॉलोनियल रूल्स के शासन के दौरान यहाँ क्या चल रहा था। सो नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ मैनी दिल्लीज बिफोर न्यू दिल्ली। You know Delhi as a capital of modern India. Did you also know that it has been a capital for more than 1000 years, although with some gaps? जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली जो होती है आधुनिक भारत की राजधानी होती है। क्या आपको मालूम है कि यह जो शहर होता है, ये जो सिटी होती है 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक राजधानी रह चुका है। As many as 14 capital cities were founded in a small area of about 60 square miles on the left bank of the river Yamuna. यहाँ पर जो कम से कम 14 राजधानियाँ अलग अलग समय पर बसाई गई। यमुना नदी के किनारे पर लगभग 60 वर्ग मील के छोटा सा जो क्षेत्रफल होता है उसके अंदर। The remains of all other capitals may be seen on a visit to the modern city state of Delhi. और अलग अलग समय पर बसाई गई ये जो राजधानियाँ होती हैं उनको हम आधुनिक नगर राज्य दिल्ली में घूमने पर इन सारी जो सिटीज़ होती है इनके हम अवशेष देख सकते हैं। The most important are the capital city built between the 12th and 17th century. कि इनमें 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में कि 12th और 17th सेंचुरी के बीच बसाई गई जो राजधानी शहर है सबसे महत्वपूर्ण थी। द मोस्ट स्प्लेंडिड कैपिटल ऑफ ऑल वाज बिल्ट बाय शाहजहाँ। ये जो शानदार शहर होता है ये शाहजहाँ ने बसाया था। शाहजहानाबाद वाज बिगन इन 1639 एंड कंसिस्टेड ऑफ ए फोर्ट प्लेस कॉम्प्लेक्स एंड द सिटी एडजॉइंग इट। लाल किला और द रेड फोर्ट मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन कंटेन द प्लेस कॉम्प्लेक्स। कि शाहजहानाबाद जो होता है उसकी स्थापना
1239 में शुरू हुई थी और इसके भीतर एक किला महल होता है और एक बगल में सटा शहर होता है। लाल पत्थर से बने जो रेड फोर्ट होता है उसमें अंदर महल कॉम्प्लेक्स बनाया गया, प्लेस कॉम्प्लेक्स बनाया गया। टू इट्स वेस्ट ले द वॉल्ड सिटी विद 14 गेट्स, और इसके पश्चिम में क्या होता है कि 14 दरवाजे वाला पुराना शहर था। द मेन स्ट्रीट ऑफ चांदनी चौक एंड फैज बाजार वर ब्रॉड इनफ फॉर रॉयल प्रोसेसन टू पास। ए कैनाल रन डाउन द सेंटर ऑफ द चांदनी चौक। और यहाँ पर जो शाहजहानाबाद को डिस्क्राइब किया जा रहा है तो उसमें चांदनी चौक और फैज बाजार जो होते हैं उसकी मुख्य सड़कें इतनी चौड़ी थी कि वहाँ से शाही यात्राएं जो रॉयल ट्रेवल्स होते थे वो आसानी से निकल सकते थे, और चांदनी चौक के बीचों बीच एक कैनाल भी होती। सेट अमिडस्ट डेंसली पैक्ड महालाज एंड सेवरल dozen bazaars. The Jama Masjid was among the largest and grandest mosque in India. There was no place higher than this mosque within the city then. It means के जो घने मोहल्ले जो थे, यहाँ पर जो डेंसली अमिडस्ट पैक्ड मोहल्ले थे और जो सेवरल डजन बाजार्स होते थे उससे जामा मस्जिद घिरी रहती थी। और ये जो घिरी जामा मस्जिद है भारत की सबसे विशाल और भव्य मस्जिदों में से एक होती है। लार्जेस्ट और ग्रैंडेस्ट मॉस्क्यू होती है इंडिया की। उस समय पूरे शहर में इस मस्जिद से ऊंचा कोई स्थान नहीं होता था। दिल्ली ड्यूरिंग शाहजहां टाइम वाज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ सूफी सेंटर। दिल्ली जो होती है वो शाहजहां के टाइम में एक इम्पोर्टेंट सेंटर होता था, सूफी सेंटर। इट हैड सेवरल दरगाह, खानगाज एंड ईदगाह, ओपन स्क्वायर, विंडो लेन, क्वाइट कलदे शक एंड वाटर चैनल्स वर द राइड ऑफ दिल्लीज रेजिडेंट। नो वंडर द पोइट मीर ताकी मीर शेर कि शाहजहां के समय दिल्ली जो थी सूफी संस्कृति का भी एक अहम सेंटर होती थी। यहाँ पर कई दरगाह होती है, खानगाह होती है और ईदगाह होती है। बड़े बड़े चौराहे, टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ और खामोश कुलदे शेख और जल धाराओं पर दिल्ली वालों को नाज था। सो यहाँ पर जो वर्ड होते हैं दरगाह, कि दरगाह क्या होती है? द टॉम ऑफ ए सूफी संत। सो जो सूफी संत होता है उसकी कब्र होती है। खानगाह ए सूफी लॉर्ड ऑफन यूज एज ए रेस्ट हाउस फॉर ट्रैवलर एंड ए प्लेस वेयर पीपल कम टू डिस्कस स्पिरिचुअल मैटर, गेट द ब्लेसिंग ऑफ संत एंड हियर सूफी म्यूजिक। खानगाह जो होती है वो ट्रैवलर के लिए रेस्ट घर होता है और ऐसा स्थान होता है जहाँ पर लोग स्पिरिचुअल मैटर्स जो होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर संतों का आशीर्वाद लेते हैं और नृत्य करते हैं और संगीत कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। नेक्स्ट चीज़ होती है ईदगाह, एन ओपन प्रेयर प्लेस ऑफ मुस्लिम प्राइमरली मीन्ट फॉर ईद प्रेयर, कि मुसलमान जो थे वो खुली प्रार्थना स्थल जहाँ पर सभी प्रार्थना और त्यौहार होते हैं इस तरह की जगह का यूज करते थे, तो उसको ईदगाह बोला गया। कुलदेशाक स्ट्रीट विद ए डेड एंड, ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। तो इस तरह से ये जो वर्ड्स होते हैं इनको डिस्क्राइब किया गया। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रीट ऑफ दिल्ली आर नॉट मेयर स्ट्रीट, दे आर लाइक द एल्बम ऑफ पेंटर। दिल्ली की जो शायद इसलिए मीर तकी और मीर ने कहा था कि दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं हैं, ये तो किसी चित्रकार की एल्बम के पन्ने होते हैं। दे लाइक द एल्बम ऑफ ए पेंटर। येट इवन दिस वाज नो आइडियल सिटी एंड इट्स डिलाइट वर एंजॉयड ओनली बाय सम। हालांकि यहाँ यह भी आदर्श शहर नहीं था, इसके ऐशो आराम भी सिर्फ कुछ लोगों के हिस्से में आते थे। देयर वर शार्प डिवीजन बिटवीन रिच एंड पुअर। रिच और पुअर के बीच में जो डिवीजन होता था वो गहरा होता था। हवेली और मैंसन्स वर interspread with the far more numerous and mud house of the poor. The colorful world of poetry and dance was usually enjoyed only by men. Furthermore, celebration and procession often led to serious conflict. क्या था कि जो हवेलियों के बीच गरीबों के असंख्य कच्चे मकान थे, मड के बने हुए होते थे। शायरी और नृत्य संगीत की रंग बिरंगी दुनिया होती थी और आमतौर पर सिर्फ जो मैन होते थे वो इनको एंजॉय करते थे। त्यौहार और जलसे वगैरह जो होते थे उनमें क्या होता था कि
जब तब टकराव भी फूट पड़ते थे, कन्फ्लिक्ट हो जाते थे वो अलग से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर कुछ और भी चीज़ें घटती। ये देखिए, यहाँ पर हम एक पिक्चर देखते हैं, सीरीन ऑफ निजामुद्दीन औलिया। और यहाँ पर जो होती है ये आपकी जामा मस्जिद होती है दिल्ली के अंदर, जो थॉमस डैनियल द्वारा बनाई गई थी। ईस्टर्न गेट होता है जामा मस्जिद। अब हम देखेंगे द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली। इन 1803 द ब्रिटिश gained control of Delhi after defeating the Marathas. Since the capital of British India was Calcutta, the Mughal emperor was allowed to continue living in the palace complex in the Red Fort. The modern city as we know it today developed only after 1911 when Delhi became the capital of the British India. क्या होता था कि 1803 में अंग्रेज़ों ने मराठों को हराकर दिल्ली के ऊपर अपना अधिकार कर लिया, क्योंकि जो ब्रिटिश होते थे वो भारत की कैपिटल, उस समय ब्रिटिश के टाइम में भारत की जो कैपिटल थी वो कैलकटा थी। इसलिए जो मुग़ल बादशाह होते थे उनको लाल किले के महल में रहने की छूट मिली हुई थी। आज हमारे सामने जो आधुनिक शहर हमें दिखाई देता है, जो मॉडर्न सिटी हमें दिखाई देती है, वह 1911 में तब बनना शुरू हुआ था जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई थी। नेक्स्ट होता है डिमोलिशिंग द पास्ट, एक अतीत का ध्वंस, ख़त्म होना। बिफोर 1857 डेवलपमेंट इन दिल्ली वर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम हाउ दोज इन अदर colonial cities. In Marathas, Bombay और Calcutta, the living space of Indians and the British were sharply separated. Indians lived in कि 1857 से पहले दिल्ली के जो हालात होते हैं दूसरे जो औपनिवेशिक शहरों से काफ़ी अलग थे, जो दूसरी कॉलोनियल सिटीज़ होती थी उनसे डिफरेंट होते थे। मद्रास, बम्बई और कैलकाटा में भारतीय और अंग्रेज़ों की जो बस्तियां थी वो अलग अलग होती थी। भारतीय लोग काले इलाकों में और अंग्रेज़ लोग जो थे वो सफ़ेद इलाकों के अंदर रहते थे, कि उनके जो एरियाज़ होते थे वो पहले से ही फिक्स होते। द ब्लैक एरियाज वाइल द ब्रिटिश लिव इन वेल लेड आउट वाइल्ड एरियाज इन दिल्ली, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, कि दिल्ली में ऐसा नहीं था, ख़ास तौर से 19th सेंचुरी के पूर्वार्ध में। जो 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ के अंदर क्या होता है कि दिल्ली के अंग्रेज़ भी पुराना शहर के भीतर अमीर हिंदुस्तानियों के साथ ही रहा करते थे। वेल्ड सिटी, ब्रिटिश लिव्ड अलोंग विद द वेल्दियर इंडियन इन द वेल्ड सिटी। द ब्रिटिश लर्न टू एन्जॉय उर्दू, पर्शियन कल्चर एंड पोएट्री एंड पार्टिसिपेटेड इन लोकल फेस्टिवल। इन लोगों ने भी जो लैंग्वेज होती थी इंडिया की उनको सीखा, उनका शायरियों का मज़ा लेते थे और इनके जो फेस्टिवल्स होते थे उनके अंदर पार्टिसिपेट भी करते थे। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली कॉलेज इन 1792 लीड टू ए ग्रेट इंटेलेक्चुअल फ्लोरिंग इन द साइंस एज वेल एज द ह्यूमनिटीज़, largely in the Urdu language. Many refers to the period from 1830 to 1857 as a period of the Delhi Renaissance. कि 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई, जिसकी शुरुआत 18th सेंचुरी के अंदर मदरसे के रूप में हुई थी। और ये जो संस्था होती है इसमें साइंस और ह्यूमनिटीज़ के क्षेत्र में एक नए युग का आरंभ होता है, एक नए युग का सूत्रपात किया इन्होंने, एक नया युग रेफर किया। बहुत सारे लोग जो 1830 से 1857 की अवधि को दिल्ली का रिनेसेंस काल मानते हैं, कि पुनर्जागरण काल बताते हैं, कि दोबारा से पुनर्जागरण काल आ गया। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स होते हैं, इनको समझने के लिए गुलफ्रोशन ए फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, गुलफ्रोशन का मतलब यहाँ क्या होता है, फूलों का त्यौहार। रेनिसेंस लिटरेरी रीबर्थ ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, इट इज़ ए लर्न ऑफन यूज टू डिस्क्राइब ए टाइम व्हेन देयर इज़ ग्रेट क्रिएटिव एक्टिविटी। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि कला और ज्ञान का पुनर्जन्म। यह शब्द ऐसे दौर के लिए इस्तेमाल होता है जब बहुत बड़े पैमाने पर जो क्रिएटिव एक्टिविटी होती है। तो इस तरह से
जो अंग्रेज़ होते हैं वो इंडियन कल्चर के अंदर भी पार्टिसिपेट करने लगे थे। ऑल दी चेंज आफ्टर 1857 ड्यूरिंग द रिवोल्ट दैट ईयर एज यू हैव सीन द रिबेल्स गैदर्ड इन द सिटी एंड परसुडेड बहादुर शाह टू बिकम द लीडर ऑफ द अपराइजिंग। दिल्ली रिमेन अंडर रिबल कंट्रोल फॉर 4 मंथ। 1857 के बाद सब कुछ बदल गया। उस साल हुए जो रिबेलियन के दौरान जो विद्रोही थे उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को इसका लीडर चुना और उनको मजबूर कर दिया। 4 महीने तक दिल्ली जो थी किसके अंडर में रही, वो किसके कंट्रोल में होती है, इन रिबेलियन के कंट्रोल में, इस रिबल जो थे उनके कंट्रोल में रहती। When the British regained the city, they embarked on a campaign of revenge and plunder. The famous poet Ghalib witnessed the event of the time. This is how he described the ransackings of Delhi in 1857. When the Angry Lions, यहाँ पर एंग्री लॉयंस किसको बोला गया है, ब्रिटिश को बोला गया है। जब अंग्रेज़ों ने शहर पर दोबारा से अपना अधिकार किया तो वे बदले और लूटपाट की मुहिम पर मतलब किस मुहिम पर निकल पड़े हुए, रिवेंज और प्लैंडर, बदला लेने की भावना से और लूटपाट करने की भावना से वो निकल पड़े। एक प्रसिद्ध शायर जो होता है गालिब, वो उदास मन से घटनाओं को देख रहे थे। 1857 में दिल्ली की जो तबाही होती है उसको उन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त किया। किस तरह से, एन एंग्री लॉयन एंटर्ड द टाउन दे किल्ड द हेल्पलेस, कि एक गुस्से वाला जो शेर होता है वो टाउन के अंदर एंटर करता है और वो जो हेल्पलेस होते हैं उनको मार डालता है। एंड बर्न हाउस, और घरों को जला देता है। ऑर्डर्स ऑफ मैन एंड वुमेन, कॉमनर्स एंड नोबलमैन poured out of Delhi from the 3 gates and took shelter in small communities and towns outside the city to prevent another rebellion. The British exiled Bahadur Shah to Burma, now Myanmar, dismantled his court, razed several of the places, closed down gardens and built barracks for troops in their place. गालिब शाह जब था उसने ये व्यक्त किया कि अंग्रेज़ जो थे गुस्साए शेर की तरह शहर में दाखिल हुए और उन्होंने हेल्पलेस को मारा, घर जला दिए, न जाने कितनी औरतें, मर्द, आम और ख़ास 3 दरवाज़ों से दिल्ली से भाग खड़े हुए। उन्हें छोटे छोटे जो समुदाय होते थे और शहर के बाहर मकबरों में पनाह ली उन लोगों ने। अगली बगावत को रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफ़र को देश से निकाल दिया। उसको कहाँ भेज दिया, उन्होंने बर्मा भेज दिया, जो कि आज म्यांमार में होता है। उनका दरबार बंद कर दिया और कई महल गिरा दिए। बाग जो थे उनको बंद कर दिया और उनकी जगह अपनी सैनिकों के लिए बैरक बना दी। तो इस तरह से अंग्रेज़ जो थे धीरे धीरे इंडिया के लोगों पर अत्याचार करने लगे थे। ये जामा मस्जिद की पिक्चर होती है। देखिए, अब हम आगे पढ़ेंगे। The British wanted Delhi to forget its Mughal past. The area around the fort was completely cleared of gardens, pavilions and mosques. The British wanted a clear ground for security reasons. Mosques in particular were either destroyed or put to other uses. कि अंग्रेज़ जो थे उन्हें दिल्ली के मुग़ल अतीत को पूरी तरह भुला देना चाहते थे। क्यों? किले के इर्द गिर्द का सारा इलाका उन्होंने साफ़ करा दिया। वहाँ के बाग, मैदान और मस्जिदें सब नष्ट कर दी उन्होंने। और अंग्रेज़ जो थे वो उसके आसपास के जो एरियाज़ होते थे उनको सेव करना चाहते थे। ख़ास तौर से मस्जिद को या तो नष्ट कर दिया गया या उन्हें अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। फॉर इंस्टेंस द जिन्नत अल मस्जिद वाज कन्वर्टेड इनटू बेकरी। जो जिन्नत मस्जिद होती है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, बेकरी के अंदर। नो वर्शिप वाज अलाउड इन द जामा मस्जिद फॉर 5 ईयर्स। 5 साल के लिए जामा मस्जिद के अंदर वर्शिप को बैन कर दिया गया। 1/3 ऑफ सिटी वाज डिमोलिश। यहाँ पर 1/3 जो सिटी होती थी उसको डिमोलिश कर दिया। एंड इट कैनाल्स वर फिल्ड अप, और उसकी जो नहरें होती हैं उनको भर दिया गया। ये अंग्रेज़ों का 1857 का जो रिवॉल्यूशन होता है उसके बाद की एक्टिविटी होती है। इन द 1870 द वेस्टर्न वॉल्स ऑफ शाहजहानाबाद वर ब्रोकन टू इस्टेब्लिश द रेलवे एंड टू अलाउ द सिटी टू एक्सपेंड बियॉन्ड द वॉल्स।
रेलवे की स्थापना करने और शहर को चार दीवारी के बाहर फैलाने के लिए 1817 के दशक में क्या होता है कि शाहजहानाबाद जो होता है उसकी जो वेस्टर्न दीवारें होती हैं उनको तोड़ दिया गया। द ब्रिटिश नाउ बिगन लिविंग इन स्प्रीविलिंग civil lines area that came up in the north away from the Indians in the walled city. The Delhi College was turned into school and shut down in 1877. कि अब जो अंग्रेज़ थे उन्होंने नॉर्थ की तरफ डेवलपमेंट करनी शुरू की। उन्होंने सिविल लाइन इलाकों में रहने लगे। अभी पुराने शहरों में इंडियन के साथ नहीं रहते थे। दिल्ली कॉलेज को एक स्कूल बना दिया गया और 1877 में उसे बंद कर दिया गया। तो इस तरह से जो अंग्रेज़ थे धीरे धीरे इंडियंस के ऊपर अत्याचार करने लगे और उनकी जो एक्टिविटी थी वो 1857 का रिजल्ट